विश्व गुरु वही है और उन्हीं के तथ्यों पे, सिद्धांतों पे मैनेजमेंट भी आजकल आप लोग एमबीए में पढ़ रहे हैं। अब है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवाद प्रबंधन। भाई कहा जाता है ना कि जहां किचन में 10 बर्तन होंगे तो आपस में खटपट खटपट होती है, धोते समय, खाना बनाते समय। तो इसी तरह जहां 10 आदमी एक साथ होंगे, कोई काम करेंगे, तो उनमें विवाद भी होता है, हाथ टाक हो जाता है। विवाद तो छोटे से शुरू होता है, असहमति से, और वो हाथ टाक हो जाता है। तो हाथ टाक नहीं होना चाहिए, काम गतिशील रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए और लोगों की संतुष्टि भी होना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं? तो किसी भी संगठन में सदस्यों के बीच, उनके शाखाओं के बीच विचार और व्यवहार को लेकर अथवा पक्षपात के आधार पर झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े को यथाशीघ्र सुलझा लेना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका होता है मध्यम मार्ग। वैचारिक मतभेद के बावजूद भी संवाद कायम रहना चाहिए। संवादहीनता की दशा में स्थिति बद से बदतर होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मतभेद हो गया, मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके डायलॉग बने रहने चाहिए। जब डायलॉग बने रहेंगे तो आपका सॉल्यूशन भी निकल आएगा, एक दिन मतभेद भी खत्म हो जाता है। संघर्ष प्रबंधन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। संघर्ष प्रबंधन संघर्षों की पहचान करने और उन्हें समझदारी से, निष्पक्षता से और कुशलता से प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। संगठन प्रबंधन प्रक्रिया उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न राय, उद्देश्य और आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली अनुमानित असंगतियों या असहमतियों से निपटती है। चूंकि व्यवसाय में संघर्ष कार्यस्थल का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग हों जो संघर्षों को समझे और उन्हें हल करना जानते हों। आज के बाजार में यह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर कोई यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वे जिस संगठन के लिए काम करते हैं उसके लिए वे कितने मूल्यवान हैं, और कई बार इससे टीम के अन्य सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है। निश्चित रूप से कोई अपनी सुपरमेसी सेट करना चाहेगा या अपने को बताएगा मैं ही काम करने वाला हूं, तुम नकारे हो, ये हो, ऐसी अगर सोच रख के कोई काम करेगा तो झगड़ा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा नेतृत्व के बहुत करीब रहना चाहता है, हाँ में हाँ मिलाता है, तो दूसरे काम करने वाले तो कहेंगे ये तो चमचागिरी करके आगे जा रहा है, तो झगड़ा होता है ना। तो ये चीजें हैं। तो सामान्य संघर्ष प्रबंधन की शैलियां क्या है? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको मैनेज करना होगा, तो उसके तरीके क्या क्या हैं? पहला तरीका है सहयोग करना। यह संघर्ष प्रबंधन शैली दीर्घकालिक रूप से सर्वोत्तम परिणाम देती है, लेकिन इसे प्राप्त करना अक्सर सबसे कठिन और समय लेने वाला होता है। प्रत्येक पक्ष की आवश्यकताओं और इच्छाओं पर विचार किया जाता है तथा एक ऐसा समाधान निकाला जाता है जिससे सभी संतुष्ट हों। तो सभी संतुष्ट कैसा होगा? या तो किसी के पक्ष में आप बोलेंगे, समाधान निकालें, किसी के विपक्ष में बोलेंगे। लेकिन मैनेजमेंट क्या है? बीच का रास्ता, कि ये भी संतुष्ट हो जाए, वो भी संतुष्ट हो जाए। इसको जो नुकसान हो, ऐसा कोई नुकसान ना हो कि लगे कि मैं नुकसान हो रहा है, उसको जो गेन हो उसको लगे कि हाँ मुझे कुछ मिल गया, या कुछ नहीं था वहां कुछ मिल गया। तो ये कला होती है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें अक्सर सभी पक्षों को एक साथ बैठकर जो उनमें विवाद है उस पर चर्चा करनी होती है और मिलकर समाधान निकालना पड़ता है। सहयोगात्मक संघर्ष प्रबंधन शैली का प्रयोग तब किया जाता है जब सभी पक्षों के रिश्तों को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है या जब समाधान का स्वयं महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो प्रतिस्पर्धी संघर्ष प्रबंधन शैली समझौता को अस्वीकार करती है। ये कहती हम समझौता नहीं करेंगे और दूसरों की राय या इच्छाओं के आगे झुकती भी नहीं है। वो पुरानी एक कहावत है ना कि हम पंचन का बात तब मानव, लेकिन खूंटा एज के गड़ी। यानी हम जो मध्यस्थ करने वाले पंच लोग हैं उनकी बात का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा खूंटा तो यहीं रहेगा, यहीं गड़ेगा। तो यह है प्रतिस्पर्धी संघर्ष शैली।
एक पक्ष इस बात पर अड़ा रहता है कि उसका मानना है कि किसी स्थिति को कैसे संभाला जाना चाहिए और जब तक वे अपना रास्ता नहीं बना लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। यह उन परिस्थितियों में हो सकता है जहां नैतिकता के लिए किसी विशिष्ट कार्यवाही की आवश्यकता होती है, जब कोई अलग समाधान आजमाने का समय नहीं होता है या जब कोई अलोकप्रिय निर्णय लिया जाना आवश्यक होता है। यह विवादों को जल्दी से हल कर सकता है, लेकिन इसका एक प्रभाव यह भी है कि यह दूसरों को प्रभावित नहीं करता। मनोबल और उत्पादकता कम होने का इसमें जोखिम ज्यादा है। अब भाई वो बातें नहीं सुन रहा है, कह रहा है कि नहीं हम आपकी बात तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मान भी रहे, लेकिन मेरा खूंटा यही गड़ेगा, तो दूसरे वाले तो निराश होंगे ना। तो क्या नहीं करना चाहिए? एक संघर्ष प्रबंधक जिसके पास संघर्ष प्रबंधन का उत्कृष्ट कौशल होता है, वह संघर्ष को नजरअंदाज करके संघर्षरत। अच्छा, एक मैसेज आया है कि 10 मिनट में टाइम खत्म होगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पुनः उसी आईडी और पासकोड पे आप लोग पुनः जुड़ जाइएगा। अभी 9 मिनट का समय है, तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं। वह संघर्ष को नजरअंदाज करके संघर्षरत पक्षों को हटाकर या किसी तरह से उससे बचकर संघर्ष को कम करने का प्रयास करता है। टीम के सदस्य जो लोग असहमत हैं उन्हें परियोजना से हटाया जा सकता है। ये ड्रास्टिक एक्शन होता है कि जो लोग बहुत न्यूसेंस होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, उनकी आदत होती है, तो उनको उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है। कभी कभी उसको जो है संगठन से ही बाहर कर दिया जाता है। या उन्हें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि शांत होने की अवधि लाभदायक होगी या यदि आपको संघर्ष पर अपने रूप पर विचार करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, तो यह एक प्रभावी संघर्ष प्रबंधन शैली हो सकती है। हालांकि उचित संघर्ष समाधान के स्थान पर टालने का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। संघर्ष को अनिश्चित काल तक टालने से आगे चलकर और अधिक संघर्ष हो सकते हैं और होते हैं। बड़े बड़े संगठनों में दरार पड़ जाती है, संगठन टूट के बिखर जाते हैं, खासकर जातियों के संगठन बड़ी जल्दी टूटते हैं। तो ये इसीलिए कि जो वहां कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ था, जो विवाद उत्पन्न हुआ था, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, बोले कि सब अपने आप सेटल हो जाएगा, तो वहां सेटल नहीं होगा तो संगठन में दरार पड़ेगी, संगठन में टूट हो जाएगी। इसलिए इसको तत्परता के साथ और शांति के साथ, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन प्रोसेस में आ जाना चाहिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। समायोजन एक है, समायोजन संघर्ष, संयोजनात्मक संघर्ष प्रबंधन शैली। इसका तात्पर्य दूसरे पक्ष की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से आगे रखना। आप उन्हें जीतने दें और अपनी राह पर चलने दें। ये होता है कि भाई, मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूं कि कभी कभी झगड़ा ऐसा हो जाता है, अरे भाई तुम ही जीत गए, मैं हार गया, अब तो चलो साथ में। एक टैक्टिस होती है, इसको समयोजनात्मक टैक्टिस कहा जाता है। तो ये कि उसकी ईगो को हमने शांत कर दिया, वो चल रहा है तो भी रिजल्ट अच्छा देता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब आप मुद्दे के बारे में दूसरे व्यक्ति जितना ध्यान नहीं देते, यदि संघर्ष को लंबा खींचना आपके समय के लायक नहीं है, या यदि आप मानते हैं कि आप गलत हैं और आप सही भी हो, तो भी कभी कभी ऐसा करना होता है कि यार आप ही चलो, आगे चलो, हम आपके पीछे हैं। क्योंकि उस समय न जाकर बड़े उद्देश्य को देखा जाता है कि इसके छोटे से जिद के कारण हमारा बड़ा उद्देश्य फ्लॉप न हो जाए, असफल न हो जाए। इसके लिए यह विकल्प शांति बनाए रखने, आवश्यकता से अधिक प्रयास न करने और यह जानने के बारे में कब अगली लड़ाई चुननी है। हालांकि यह एक कमजोर विकल्प लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। किसी छोटे मोटे विवाद को सुलझाना और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझौता, यह भी एक शैली है।
यह संघर्ष प्रबंधन शैली दोनों पक्षों से एक समझौते पर पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं के कुछ पहलुओं को छोड़ने के लिए कहकर एक मध्यम मार्ग की तलाश करती है। इस शैली को कभी कभी हार हार के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्यों हार हार के रूप में, लॉस लॉस के रूप में? इसलिए कि भाई तुम भी अपना कुछ छोड़ो और तुम भी कुछ छोड़ो और एक जगह आके मिल जाओ। तो दोनों छोड़ रहे हैं, दोनों को लाभ नहीं हो रहा, कुछ कुछ नुकसान हो रहा, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए ऐसा करना पड़ता है। संघर्ष प्रबंधन में 6C का महत्व है। जब मैनेजमेंट में या कभी आप लोग देखेंगे 6C की चर्चा होती है। 6C क्या है? पहला C है कम्युनिकेशन, संचार। दूसरा C है कोलैबोरेशन, सहयोग। तीसरा C है कंप्रोमाइज, समझौता। चौथा C है कंट्रोल, नियंत्रण। पांचवा C है सिविलिटी, शिष्टता, जो सिविलाइज कहा जाता है, सिविलिटी। और है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। तो ये जो है आपके 6C, आइए इनके बारे में हम बताते हैं। जैसा इसका नाम है कम्युनिकेशन, संचार। जब विवाद सामने आते हैं तो संचार के सुस्पष्ट चैनल बनाना अनिवार्य हो जाता है, जिससे विवाद में शामिल सभी पक्ष खुलकर अपने विचार, चिंताएं और भावनाएं व्यक्त कर सके। कहने का मतलब कि हर एक को अवसर देना चाहिए कि वो अपनी हर चीज को बताए। जब इंक्वायरी होती है कॉन्फ्लिक्ट की, बड़े बड़े विभागों में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, तो उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है। आपको पता चले डिपार्टमेंट इंक्वायरी 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल भी चल जाता है, इसीलिए कि उसकी जो कुछ भी ये चीजें सारी निकल कर आवे ताकि एक रास्ता बन सके। तो कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन स्किल भी है, उसको हम अगले सत्र में लेंगे। अभी हम लोग इस पे ही चर्चा करेंगे। फिर सहयोग, कोलैबोरेशन, दूसरा C है। संघर्ष प्रबंधन में सहयोग महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य विजेता सब कुछ ले जाए, परिदृश्य के बजाय विनर सब कुछ ले जाए। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करना है। इसमें विकल्पों की खोज करना शामिल है। बुद्धिशीलता को साझा लक्ष्यों को प्राथमिकता देने, समझौता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक समस्या समाधान में सहयोग यानी कोलैबोरेशन का प्रयोग किया जाता है। समझौता, जैसे हमने पहले ही बोला था, कंप्रोमाइज करने का मतलब है विरोधी विचारों के बीच एक मध्य मार्ग खोजना, यह पहचानना कि सभी के लिए पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए एक निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जहां दोनों पक्ष समझौते के बदले में कुछ त्याग करते हैं। यह संघर्ष समाधान में मूल्यवान है, और जब पक्ष अपने प्रारंभिक पदों पर बने रहने की बजाय समाधान की रियायत देने के लिए तैयार है। नियंत्रण, चौथा C है कंट्रोल। संघर्षों में भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने वाला मैनेजर होता है या लीडर होता है, उसको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। वो किसी के साथ पक्षपात न करे, भले ही उसका भाई बैठा हो वहां पर, भाई ही क्यों न गलती हो, लेकिन वो एक न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है, तो उसको किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए और एक समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। उसका जो है तर्कसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए। शिष्टता, सिविलिटी, यहाँ तक कि तीव्र असहमति के बीच भी बहुत जोरों का झगड़ा, हम नहीं मानेंगे, असहमति है, दूसरों से विनम्रता और सहानुभूति के साथ पेश आना जरूरी है। ये सबसे बड़ा है। आप कितने भी गुस्से में हो, आपकी जबान पे, आपकी जीभ पे, टंग पे कंट्रोल होना चाहिए। आप किसी का विरोध करते हो, हंस करके भी कह सकते हो कि सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जरूरी नहीं कि तैश में कहो चुप रहो, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। ये नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा सिविलाइजेशन, जो शिष्टता है, जो व्यवहार है, शिष्ट व्यवहार है, उस पे हमको बराबर नियंत्रण रखना चाहिए।
शिष्टता का मतलब है व्यक्तिगत हमलों, नाम पुकार और अपमानजनक आचरण से बचना, जो संघर्ष को बढ़ा सकता है। इसके बजाय यह एक अधिक रचनात्मक और सभ्य प्रवचन को बढ़ावा देता है, जिससे एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनना, सहयोगात्मक और समस्या समाधान की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिबद्धता का मतलब है यानी कमिटमेंट, समस्या को हल करने के लिए समर्पित होना। भाई मान लीजिए हमारे 2 सदस्यों 3 सदस्यों के बीच में झगड़ा हो गया है, तो जो दूसरा उसका सीनियर है, पदाधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करे। वो प्रतिबद्ध हो जाए कि ना भैया इनकी दोस्ती करा देनी है, नुकसान दोनों का नहीं होना चाहिए, या दोनों का थोड़ा थोड़ा नुकसान होकर काम हो जाए, लेकिन एक अच्छे चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना है। तो ये कमिटमेंट बराबर रहना चाहिए। संघर्षों का प्रबंधन कैसे करें? संघर्ष के प्रति सचेत रहें। कार्यस्थल के माहौल में होने वाले बदलावों और संघर्ष के किसी भी शुरुआती संकेत के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। छिपे हुए संघर्ष के लक्षणों को अनदेखा न करें। संघर्ष को तभी सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता है जब वह क्षणिक हो, बढ़ने की संभावना न हो। संघर्ष को अनदेखा करना शुरू में एक आसान विकल्प हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले में यह मदद नहीं करता और बाद में हल करने के लिए और अधिक कठिन स्थिति पैदा कर देता है। अब जैसे हम लोग बैठते उठते हैं तो हम लोगों की बराबर जो है आंख कान लगा रहे कि कौन क्या बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, अघोषित रूप से किसको इशारा कर रहा है। तो आप बाद में पूछ सकते हैं कोई बात है क्या, आपस में कोई तनाव तो नहीं है। तो ये लीडर का काम है कि वो जानकारी रखे कि हमारे सदस्यों के बीच में क्या हो रहा है। अगर उसको ये जानकारी रहेगी तब वह इसको मैनेज कर सकता है। कहते हैं कि दूध में उबाल आएगा तो आप सचेत रहिए, आप वहां मौजूद रहिए कि उबाल की एक लिमिट तक जाए, लेकिन वो बर्तन के ऊपर न गिरे। आंच को कम कर दीजिए, थोड़ा उसको ठंडा कर दीजिए। ये सब प्रकृति बताती है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। संघर्ष के प्रति विचारशील और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं। यानी संघर्ष प्रबंधन योजना में सबसे अच्छी प्रथाओं में से एक है शांत रहना। कौन शांत रहेगा? लीडर। और यह सुनिश्चित करना कि आप स्थिति के प्रति विचारशील हैं, तर्कसंगत है और निष्पक्ष दृष्टिकोण आपका बना रहे। यानी आप दिमाग में रखिए कि क्या बात है, क्यों है, क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, ये बराबर आपके दिमाग में रहना चाहिए। और उसको रिजॉल्व करने के लिए आप तर्कसंगत चीजों को लाइए और निष्पक्ष दृष्टिकोण। आपको पक्षपात किसी से नहीं करना है। कोई खुश रहे, नाराज रहे, लेकिन आप निष्पक्ष रहिए। 2 मिनट की नाराजगी मंजूर है, लेकिन कोई टूट के चला जाए, संगठन टूट जाए, वो मंजूर नहीं है। निष्क्रिय व्यवहार से बचें, यानी क्षमा प्रार्थी रुख न अपनाएं और सभी दृष्टिकोणों को स्वीकार करें, चाहे वो सही हो या गलत। क्या मतलब हुआ इसका? जब आप एक जज की हैसियत से बैठे हो, यानी जो वाद विवाद है उसको आप सुलझाने की हैसियत से बैठे हो, तो कोई नकारात्मक बोल रहा है, सकारात्मक बोल रहा है, सारी बातें धैर्य से सुनिए। ये कम्युनिकेशन स्किल है। सारी बातें आप धैर्य से सुनिए। जो जितने धैर्य से सुनेगा वो उतना ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आता है। आक्रामक व्यवहार से बचे। और जो कभी कभी लोग डांट फटकार देते हैं ना, जैसे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ओम बिरला जी कहते हैं बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो बुरा लगता है ना, सबको बुरा लगता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं माननीय सदस्य, हम आपकी बात को सुन रहे हैं, आप हमारी ओर ध्यान दे के बोलें। आपकी बात पूरी हो चुकी हो तो आप बैठ जाएं। आपको समय का अभाव है, आप निर्धारित समय को पार कर चुके हैं, अतः आप बैठ जाएं, अगले को मौका दें। इस तरह भी कहा जा सकता है कि बैठ जाओ, ये करो,
वो करो, ऐसे नहीं होता है। सभी पक्षों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हुए सभी दृष्टिकोणों को सुनते हुए एक दृढ़ रुख अपनाने का लक्ष्य रखें। संघर्ष में की स्थिति में शामिल लोगों से, जो पार्टियां हैं, 2 पार्टी 3 पार्टी, उनसे बात करते समय अपनी भाषा और शारीरिक हाव भाव, यानी जो आपकी वर्बल लैंग्वेज है और जो बॉडी लैंग्वेज है, ये दोनों एक ही चीज कहें। ये नहीं कि आप मुंह से कुछ और कह रहे हैं और अंदर अंदर तिलमिला रहे हैं और आपकी आंखों से झलक रहा है कि आप नाराज हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप तटस्थ रहें, यानी पक्षपात न करें। स्थिति की जांच करें, यह जानने के लिए समय निकालें कि क्या हुआ है, कौन शामिल है, कैसा महसूस कर रहे हैं, वास्तविक मुद्दा क्या है। मुद्दे पर पहले से आप राय न बनाइए। आप बायस्ड मत होइए किसी के प्रति, यानी पहले से आप, अरे यार तो ऐसे ही है, उसकी आदत है, वही कुछ किया होगा। नहीं, एज ए जज, एज ए आर्टिवेटर आप इस तरह नहीं कर सकते। आप मान लो कुछ भी नहीं है, वो एकदम निष्पक्ष सीधा साधा आदमी है, वो अपनी बात कह रहा है, उसको सुनते रहिए। संघर्ष के किसी भी अंतर्निहित कारण की पहचान करने का प्रयास करें जो तुरंत उस पर स्पष्ट नहीं हो सकता है। संघर्ष से निपटने का तरीका तय करें। अब आपको तरीका तय करना है। संघर्ष की जांच करने के बाद निर्णय लें कि किस प्रकार की कार्रवाई उचित है। संघर्ष से कैसे निपटेंगे? अब ये जो आर्बिट्रेटर है, जो लोगों के बीच में समझौता कराने जा रहा है, संघर्ष को खत्म करना चाह रहा है, जज की हैसियत है, तो खुद से पूछे, अपने से पूछे, क्या गंभीर मामला है या अपेक्षाकृत मामूली? क्या यह मामूली मामला गंभीर हो सकता है? क्या संगठनात्मक अनुशासन या शिकायत कार्यप्रणाली, क्या इसका आह्वान किया जा सकता है, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन? क्या यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है या इसे किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए? क्या कोई है या कोई कानून मुद्दे ऐसी स्थिति में जहां कानून लागू होता है? ऐसा तो नहीं कि उसने थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया, तो ये थप्पड़ मार दिया मतलब क्या, वो 405 406 का मुकदमा लग जाएगा, या 504 506 का? गाली देना, धमकी देना, मैन हैंडलिंग कर देना, है ना? वकील साहब लोग हमारे साथ जुड़े हुए, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई और भी कार्रवाई करने से पहले अपने ह्यूमन रिसोर्स विभाग से भी संपर्क कर लीजिए, मानव संसाधन विभाग से। ये तो एक औपचारिक संगठन के लिए है, ठीक है। क्या ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि की भागीदारी उचित होगी औपचारिक संगठन में, वर्कशॉप में, कार्यालय में, वहां के लिए? क्या इस मुद्दे पर खुद ही निर्णय लेना बेहतर होगा या समस्या पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक बैठक करना मददगार होगा? एक होता है ना कि चले हम ही जाके उसको भी समझा देते हैं, उसको भी समझा देते हैं, काम हो जाए, या दोनों को बैठा के उनकी बातें पहले सुन के तब हम निर्णय लें। यही सारी चीजें जो ऊपर हमने हर चीजों में आपको बताया है। और सबसे बेहतर आप ये समझिए कि जो दोनों पक्ष, तीनों पक्ष जो भी बैठा हुआ है ना, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उनको पूरा बोलने का मौका दें। कुछ भी उनका बचे नहीं, अरे यार हमको मौका नहीं दिया, हम अपनी बात रख ही नहीं पाए, हमको ये कहना था, नहीं, वो सब नहीं। एकदम आप जो है उसको पूरा मौका दीजिए, चांस दीजिए कि अपनी बात पूरी तरह से रखे। और जब वो अपनी बात रखे, आप सकारात्मक रहें, मैत्रीपूर्ण रहें, सबके प्रति ये न लगे कि हमारे प्रति ये नाराज है, सबके प्रति सहयोगात्मक रहें। और जब हो जाए तब आप ईमानदारी से चीजों को समझिए, सब उनको भी समझाइए ताकि एक निर्णय निकले। विकल्पों की पहचान करें और आगे बढ़ने के तरीके पे सहमत हो। जो औपचारिक संगठन होते हैं और अनौपचारिक संगठन होते हैं, ये भी अपनी कुछ रूल रेगुलेशन बना के रखते हैं और उसके अनुसार भी आपको देखना पड़ता है कि हम किस विकल्प में जाएं। संघर्ष प्रबंधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर सबसे कठिन हिस्सा होता है समझौते तक पहुंचने में निम्नलिखित कदम मददगार हो सकते हैं। तो क्या है?
माहौल बनाएं जहां सभी पक्ष खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात रख सकें। भावनात्मक मुद्दे इनके मूल में होते हैं और इन्हें हल करने की आवश्यकता होती है। किसी को ठेस पहुंचता है, किसी के ईगो को ठेस पहुंचता है, तभी झगड़ा होता है। इसका ध्यान रखिए। ध्यानपूर्वक विचार करें कि आपको किस सीमा तक बैठक को नियंत्रित करने और चर्चा में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया पेशेंटली आप उनकी बात को सुनिए, सहनशीलता से सुनिए। आपको लगता है कि नहीं वो बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा है, कई लोग अपनी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो उसमें उसको रोक दीजिए कि भाई आपकी यही बात 2 बार आपने कह दी, अगर कोई नई बात हो तो कहिए, नहीं तो ये बात हम समझ चुके हैं, इसको रिकॉर्ड में हमने ले लिया है। असहमत के कारणों का पता लगाएं। किसी भी गलत धारणा या गलत फहमी की पहचान करें जो प्रगति में बाधा डाल रही हो। पक्षों को अपनी अपनी स्थिति की जांच करने तथा दूसरों के साथ किसी समान आधार की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन बिंदुओं पर विचार करें जिन पर बातचीत की जा सकती है तथा ऐसे समाधान तलाशें जो सभी पक्षों के हितों में ध्यान में रखें। पक्षों से पसंदीदा समाधान प्रस्तुत करने को कहें। जिनकी आप शिकायत सुन रहे हैं उनसे भी पूछिए कि अच्छा भाई ये बताओ तुम वास्तव में क्या चाहते हो कि दोनों लोग मिलकर रहें। तो निश्चित रूप से जब ये बोलेगा हमको ये चाहिए तो वो राजी नहीं होगा, तो बीच का रास्ता आपको निकालना है। लेकिन एक मौका देना चाहिए समाधान का, हो सके उसी के पास समाधान हो, आपको सुझाव दे तो आपका समय बच जाएगा जिस पर दोनों पक्ष एग्री कर जाएं। प्रत्येक चिंतन के लिए पर्याप्त समय दें। ये नहीं हड़बड़ी में आपको फैसला नहीं करना है। उनको भी बोलिए यार गर्मी में बात हो गई है, आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो, समझ लो, फिर हमारे पास आओ। प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करें और पक्षों को इस बात पर सहमत होने में सहायता करें कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। किसी भी समझौते के लिए सभी पक्षों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें और समीक्षा बिंदु पर सहमत हो। यदि कोई प्रगति नहीं होती है तो विचार विमर्श की अवधि सहायक हो सकती है, यानी एक ही बार में अगर नहीं कोई रिजल्ट निकलता है, कुछ रास्ता आगे नहीं बढ़ता, थोड़ा समय दीजिए, बातचीत करते रहिए, विचार मंथन करते रहिए। जो सहमति हुई है अभी दोनों पक्ष की जिम्मेदारी है, जो सहमति हो गई है दोनों पक्ष उस पर अमल करें और आप इंश्योर करें कि वो उसको माने। पता चला अभी सहमति हो गई, हम नहीं मानते, आगे जाके बोले हम नहीं मानते। बिरादरी के मीटिंगों में खासकर ऐसा होता है। और ये मत सोचिए कि आज आपने उनका समाधान दे दिया, वो चले गए, काम खत्म हो गया, सब कुछ सही हो गया। आप कतई न मानिए। वो एक है ना रहीमदास का दोहा है एक, है ना, कि वो मित्रता में अगर खटास पड़ जाती है तो वो जल्दी जाती नहीं है। तो वो है कि धागा टूट गया और अगर आप बांध रहे हो तो गांठ पड़ जाती है। बहुत साल हो गए, है ना, करीब 17-18 जब हम लोग 5वीं 6वीं में पढ़ते तब ये सब दोहा पढ़ रहे थे। 7वीं 8वीं, हाँ, रेमन धागा प्रेम का न तोड़ो चटकाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूल्यांकन क्या करना है हमको, तो ये ध्यान रखिए, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखिए कि कहीं फिर से तो आग नहीं भड़क रही है। तो ये है, यह मत मानिए कि समस्या का समाधान हो गया है। स्थिति पर नजर बनाए रखें, मूल्यांकन करें कि समाधान कितना कारगर है, फीडबैक लेते रहें। किसी और से बोले कह रहे देखो फिर तूने झगड़ा करना है। भविष्य के लिए निवारक रणनीतियों पर विचार करें। संघर्ष से सीखे जाने वाले सबक और इसे संभालने के तरीके के बारे में सोचें। अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। आप अपने संघर्ष प्रबंधन कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने या किसी सहकर्मी के लिए प्रभाव डालने, मध्यस्थता या विवाद समाधान तकनीकों पर प्रशिक्षण या अन्य प्रकार के व्यावसायिक विकास पर विचार कर सकते हैं। विचार करें क्या संगठन संघर्ष प्रबंधन प्रक्रिया या मध्यस्थता की आवश्यकता है। इस बारे में सोचें क्या इकाई के काम करने के तरीके में कुछ ऐसा है
जो इस विरोधाभासी व्यवहार को बढ़ावा देता है और संघर्ष प्रबंधन के माध्यम से अपना काम करे। संघर्ष के 5A। 5A क्या है? अवेयरनेस, जागरूकता, असेसमेंट, आकलन, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, एक्शन, कार्रवाई, एनालिसिस, विश्लेषण। तो ये 5A है। ये कदम संघर्षों को व्यवस्थित रूप से समझने और उनका समाधान करने में मदद करते हैं। असहमति लोगों के बीच में है तो कैसे निपटाना है असहमति? तो हमें क्या कहना है? असहमति को शांत रहकर सक्रियता से साथ एक्टिव लिसनिंग मोड में, अब कोई कुछ बोल रहा है तो उसे हुंकारी पारते रहिए। उसको ऐसा ना हो कि साहब मैं बोल रहा हूं और आप बोर होकर सो गए। कभी कभी होता ना, बोरियत हो जाती है उसके बोलने से बार बार, तो आदमी की आंख बंद हो जाती है तो अगले को बुरा लगता है। इसलिए वो जो बोलता है उसकी हुंकारी भी पारते रहिए। कभी कभी पूछना चाहिए ये क्या हुआ, कैसे हो गया, तो उसको लगे कि आप मेरी बात आप तन्मयता से सुन रहे हैं। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वो क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या समझाना चाह रहा है, वो आप समझने का प्रयास करिए, यानी उसके दृष्टिकोण को समझिए। व्यक्ति के बजाय समस्या पर ध्यान रखिए। वो व्यक्ति की बजाय मतलब उसके व्यवहार को आप मत देखिए कि वो क्या है क्या नहीं है, उसकी समस्या क्या है उस पर ध्यान दीजिए और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान ढूंढकर संभालें। संचार में संघर्षों के प्रबंधन के लिए उपयोगी तकनीक क्या है? संचार यानी कम्युनिकेशन। अब यहाँ कम्युनिकेशन स्किल की बात है। हम बार बार कह रहे हैं सक्रिय रूप से सुनना, धैर्य से सुनना, नपे तुले शब्दों में संवाद करना, ये सब जो है संचार के तकनीक है। इस पे अलग से क्लास हम लेंगे, वो भी लगभग 40 से 45 मिनट का क्लास होगा। जो आपकी टीम है उस टीम में भी तो संघर्ष होगा। भाई जिलाध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं या ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनके पास भी 5-5, 7-7 आदमी होंगे, तो क्या उनका आपस में वाद विवाद नहीं होगा? तो वो आपको समझना चाहिए और उसका शीघ्र समाधान करना चाहिए। तो मित्रों, ये आज का टॉपिक था जिसको हमने फिनिश